आज हम कांता भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली पढ़ेंगे। दरवाजा किसी ने खटखटाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीज भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती क्या? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में केवल कंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो पाती तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने तो इस बात को छुपाया भी नहीं था। फिर भी अब तो मुकदमा भी शुरू हो गया है। पिछले 5 साल से मैं बिल्कुल अकेले रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती आप। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में ही बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आप उन तमाम लड़कियों के बारे में क्या सोचती हैं जो कंवारी तो नहीं हैं पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वह मजबूर है, और यह भी इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है, और जो सच बोलकर वैसे ही करे तो अपराधी। यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी नहीं ठहरना, और यहाँ मैं ठहरी तो मैं अपना अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसकी आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतःस्थल अस्त व्यस्त हो उठी थी। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौट आई और जो चीज हाथ में आई उसे उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें पूरी तरह बिखर गई थी। सच तो ये है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, ये मैं भूल गई। उधर गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रुपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो आया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि उस रुपहले फ्रेम में मढ़ी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ से उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ मन की गांठें बिखरती जाती हैं।
जैसे कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटने की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटने के अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं है। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। श्रीमती डेविड के ही कमरे में फोन था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने ना दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आ गई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि घर चलो, वही सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहाँ जा सकती है उसे? एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच ना सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन में बहुत उद्गिन होकर भटकने लगा। सामान खोल कर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसने कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ? डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों में भटकी हूँ, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता यह नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहर कर मैं उसे मोहविष्ट हो आई। डूब डूब जाने लगी। झूठी वितृष्णाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अतरसुई की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान। बालकनी में जूही से लतार को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आंख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्ष प्रिया को उसका प्रियतम मनाता है। यक्ष प्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन जाने आने वालों को देखती, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सूना सा उदास घर। खबरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन इस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख के ढेर सी विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमण का वह उदास घर
पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमण के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमण शायद यह भी देख सकता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह देखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती। मैं यहाँ हूँ या नहीं? वह एक टक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों। रमण ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते कि वो भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाजें जूही और पंसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी और अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतःस्थल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयाद्र न होना शायद अमानवीयता होती। कैसा संयोग था वह! शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमण। साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था। और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमण एक सरकारी दफ्तर से घर आया और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ, थका हुआ, पराजित रमण और घर की दीवारों से घिरी हुई उसकी विधवा भाभी। क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पर झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है कि थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती को असंशयी भी हो। पड़ोस की तरह तरह की बातें थी। शायद दबी जवान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमण की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय, सबसे शायद रमण किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीखें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां भी देता था। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमण चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमण ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमण दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदा रहा है
और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वह बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमण का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती थी। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी होगी। मन को समझाने की कोशिश करती, रमण का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा, उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ी पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी रमण पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयानक आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे नहीं पता। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमण ज्यों का त्यों पत्थर उठाए खड़ा हुआ है। मैंने कांपते हुए स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमण रोष में कांपता हुआ गालियां बकता रहा, फिर पत्थर एक ओर फेंक कर चला गया। तनाव के वह क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमण की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांपता जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमण की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे नहीं पता। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाह कर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए। फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बता दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे भी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा मैं वह कह दूं, लेकिन उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इतना सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं क्यों आती, और वहां उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर लौटी तो रास्ते भर मन में भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान करती रही। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी।
सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर अच्छा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर नहीं फेंक दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं चाहता था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाजा खोला बंद करूंगी। दरवाजा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाजें आई। माँ, तुम कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वह अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं अस्वस्थ हुई। मुझे देखते ही वह निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ता का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी? आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे भी लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधे को खींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया, फिर कान के पास होंठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी न जाए ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं यह भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी, उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमण की वह घटना उनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था, किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरों को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुम्बन ने होठों को बंद कर लिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुम्बन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमण की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे हुए खोए हुए से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर। वह उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर का सालिन लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया क्या? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दिया होगा, मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्कैंडल बनाते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भराया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा।
रमण की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसुओं को पोंछ लिया। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमण की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमण की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लग रहे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म उठाएं। रमण के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमण ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन में दोहराई जा रही है। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभा रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ गई थी। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की इच्छा भी नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं जल सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से में देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराती हुई जूही और चमेली की कली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका शब्द सही नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला हुआ रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वह हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार से उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। वह सुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति थी नहीं। और इस सब में एकमात्र दोस्त था मेरा, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर सकती थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन ने थोड़ा अलग हट गए। माँ थी वहां। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन कुछ बोले नहीं। माँ भी चुपचाप आकर बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक अविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जीव घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई है। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो ले तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने में बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से लुढ़क कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ ना बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यही उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर भी छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ ना रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया है। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी हुई आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस ना हुआ कि सो जाओ। बाहर रात काफी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान में रोने की आवाजें बंद हो गई थी।
बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहाँ कुछ देखने लायक होता भी तो मन ऐसा ना था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहाँ खड़ी रही, नहीं कह सकती। वहाँ से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्वस्थ पलंग पर मूर्छित ही पड़े हैं। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, यह उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर लेट गई। अवसाद मेरी सिराओं में एक तनाव सा दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम ना सकी। एक क्षण मैं उनसे समा जाऊं, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी नहीं पता लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वह कहीं जा चुके हैं। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह ना जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उन्होंने भी नहीं। दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत ना हुई कि इनके माथे पर हाथ रखकर देखूं तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, तब आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाह कर भी मुझसे कुछ न बोल सके। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव 1-2 दिन तक नहीं, मन को इतना समेटा भी ना जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन पूछ कुछ भी नहीं सकी। कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमण माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमण तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता, और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने के वो तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्ट देव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमण की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस ना हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति इस मकान को छोड़ने उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी हुई थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए साए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी होती रहती थी। कुछ महीने में ही
जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उनसे कहते पाया, कैसे छोड़ूंगी यह सब भगवान, कैसे छूटेगा यह सब, और अब कैसे रहा जाएगा वहाँ, ऐसी पराई जगह जीना भी कैसा। मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यही छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहाँ। लेकिन यह भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वह कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखती तो लगता उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर तय हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूर को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट फूट रोने लगी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया है। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाया जाए। हल्का सामान तांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। सपाड़, उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजूरी में भरी हुई रेत सरक कर गई। बीते दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस किया। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी मैं आया कि कहूँ, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आईं। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने पलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी जी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव के सच्चे अर्थों में मानवीयता बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा चौंक सी गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या है? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में ना जाने दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्ला कर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही कुमुद।
ऑफिस से थकी हुई आई होगी, उसे एक कप चाय तैयार कर दे सकती हूँ तो कितना अच्छा होता। अचक्कर में उठ गई, बोली अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के कोने में बनी रसोई में खड़ी होकर चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोलूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है, लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ यह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता है या नहीं। प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं यह कौन जानता है। कब चाहा था मैंने यह जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या सत्य के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न के सिवाय और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रहे, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू को भटकाव ना हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलबगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ। उस बीच प्यार की उस फुलबगिया में क्रोध, जिद, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो। फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो गया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी। वह 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्हे तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत से निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छोटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चलता आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं दलदल मिल जाए, उसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंस कर भी आगे डूबा ना गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टिन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहाँ सामने बिछी हुई जलती पटरियों का एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का नहीं था, घबराहट का था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती हूँ इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह बिस्तर पैदा हो जाए जिसमें धंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान भटकाने लगी। देखा तोरू के चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृग तृष्णा के वह दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रात रानी का गंध झोंका आए, शायद फिर कभी नांद के पानी में उगाया कमल मेरी आंखों में परस जाए और 2 बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी।
छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भाग दौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविसा के 2 कण मेरे आंचल में बचे हुए थे, उन्हें मड़ी की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब आकर ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहाँ दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहाँ एक काला बिंदु उभर कर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के साइबान में कपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा था कि मन दहल उठता था। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ धरती कांपती मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी हुई कि वहाँ भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का ना होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर ढकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वो भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बम्बई से यहाँ तक के इस लंबे सफ़र से कहीं ज़्यादा गहरी कुछ बातें थी जो कहीं नहीं गई, लेकिन सुनी और समझी गई। मेरी श्रीहीन और सौभाग्यहीन होकर लौटा चेहरा स्नेह सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान अश्रुसिक्त। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज़ तय करती थी। हर रोज़ नापी जाती वह दूरी लंबे लंबे 8 घंटे के काम के बीच ऐसी लगती जैसे सिसिफस हूँ जो पत्थर की चट्टान धकेलती हुआ पत्थर की चोटी तक ले जाता है और चट्टान फिर नीचे लुढ़क आती है। सिसिफस के हाथ से छूटी हुई वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था। जब तोरू अपनी तोतली भाषा में कुछ पूछ बैठती, पापा कब घर आएंगे, मम्मी पापा रात को घर क्यों नहीं आते, वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते हैं। और यह कि जिसे घर कहा जाए वह कहाँ है। तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उठ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलती बीतती। नींद और शांति जैसे खोज भी नहीं मिल पाती। शांति मिलती तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे घुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है, मैं सूख गई हूँ, इलाज करना होगा। लेकिन इलाज कैसा, किसका? तन के रोग का इलाज होता है, मन के रोग का इलाज। यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बम्बई जाना होगा। 16 मार्च 1932 डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हुए हाथ घसीट कर लिखा गया है, ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है, बम्बई जाना है, जाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। तोरू तोरू तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962 डायरी की उस अस्पष्ट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म पर छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान
एक गहरा धक्का लगा था। जैसे ही मैंने ट्रेन पर पाँव रखा था, ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत कणों के छोरहीन क्रम तक फैलते हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्रों परछाइयाँ मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती मिटती रही। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर आई थी, होठों पर पपड़ियां उभर आई थी, अंतःस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निसंग निद्रा थी। उस अबोध की चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर मैं गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर ना बढ़ जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं। नितांत अकेली, किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती। उतरने का साहस नहीं हुआ। बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा मेरे पैर किसी ने बांध लिए हों। मैंने देखा वही थे, बिल्कुल ठीक वही। शोभन बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गए। यह सच है या दिखावापन? वह जिद, कठोरता, निर्ममता सब कुछ यह धुल जाएगी, ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र होने अचानक आंखें गीली हो गई। मोहविष्ट होकर थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपने हाथ थोड़ा ऊंचे किए। मेरे कंधे तक आया शोभन और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाईं ओर एक दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे ना चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हों। भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए, मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था। अंतःस्थल छलनी हो चुका था। एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने किसी शीशे से देखा टैक्सी के ठीक आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही थी। गाड़ी के पिछले शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे। शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं थी। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी को देख रहे थे उसे लगता था कि कहीं वे भयभीत भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चिंत ही भयभीत हो रहे होंगे। दोनों, शोभन और राजहंस दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस दिन शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं। रह ही नहीं सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने भी। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीनकर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन दोनों भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते मुड़ ली थी। मुझे पता था कि इतना जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वही मुड़ जाने के लिए कहा था। अच्छा हुआ कि वे अलग मुड़ गए थे। आह नियति! तोरू को कहीं दो क्षण के लिए भी यह मालूम नहीं हो पाता कि उसका वह चिर प्रतीक्षित पिता चिरकायर होकर रास्ता बदलकर चला गया तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव उसकी परिभाषा ना समझ पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अजनबी ही रह सकती है, अनजानी ही रखी जा सकती है। तोरू सो रही थी। उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की तरह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है।
काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्प भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयाहीन हो उठा है, अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत। टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताजी हवा एक झोंके से अंदर आई। फागुन की समुद्री गंध भरी हवा के इस कोमल झोंके का यूं सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी न सर्दी। जूही, चमेली, रात रानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा हुआ फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन के हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू कर जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायुओं में अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी, जाती भी कहाँ। ना चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पट्टिया पर लिखा हुआ था एक नाम। देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जाग गई थी, शायद उसे भूख लगाई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत के सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे, फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था, उसके बाद वे बंबई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूं अनायास कभी उनके यहाँ पहुंचूंगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची के साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वह भी स्तब्ध थी। बैठते न बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ। उनके बच्चों को आंखों में पहले तो एक अजनबीपन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया की तरह कमरे में फुदकने लगी। बच्चे तोरू के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लाई। मन में अनमनी हो आई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में भी संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो, अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण सहजता की तरफ लौटते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए। सफर से थक गई होंगी, फिर निश्चिंत होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरे से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक करेगा। उनके शब्द में मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने के लिए कहने चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता है। बरसों के बाद किसी स्नेह सिक्त हरे भरे परिवार की ममता ने मुझे अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अनस्तल पर शीतलता के छोटे डाल गई। इन छींटों से मैं भीग गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा से नहाकर जब मैं बाहर आई तो मन पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर आती थी। शशिकांत जी से उदासी के वह क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी था, एक बात कहूँ कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों से ही सट कर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचित का आनंद नहीं रहता, वह उकता देता है, और दुख से ज्यादा लिपटने पर वह अंतःस्थल को खाता रहता है। मेरी आंखें भीग आई, लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पीकर फिर बच्चों में मस्त हो गई थी। मन में करुणा हो आई कि यहाँ नियति से कितनी निसंग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर
वह किस नियति को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था, माँ हम छुप छुप पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तुमने पापा के लिए पूछा था ना बेटा, हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं। मैंने उससे कहा था। रास्ते भर वह यही दोहराती आई थी कि पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद समुद्र के उस पार क्षितिज में उतर गया था। तोरू ट्रेन के सफ़र से थकी थी। बच्चों में कहानी सुनते सुनते सो गई। जीजी मेरी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो मैं शंकर भाई के यहाँ होकर आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी। यह बाद में मालूम हुआ। उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बताया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेबी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सब सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की गाथा से मेरा परिचय सीधा नहीं था। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात गए तक बाहर ही रहे थे। जाने कहाँ कहाँ भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों में क्या बीता नहीं जान पाई थी। बहुत बाद में एक एक अंश जोड़कर उन कुछ घंटों की नितांत नाटकीय गाथा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वागत गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया, लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई भी स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ही सुझाया था कि अच्छा हो, जो कुछ बात होती है शोभन से अभी इसी समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर वे दोनों वहां कोई 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए थे। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखकर किसी सीमा तक आतंकित हो उठे थे। शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना उससे यह अनुमान लगाना कठिन था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके, लेकिन मीनल अपने वश में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद उसने कह डाला कि कुंतल फिर कोई नया विस्फोट करने आई है। वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। शोभन की खामोशी से ही मीनल में थोड़ा अंतर आया। अपने क्षोभ का उबाल उतारकर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह वहसी हो आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा था कि अगर शोभन अपने आप को संयम रख सके तो वह कुछ कहना चाहेंगे। शोभन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी थी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किस तरह अकेली बंबई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयम ढंग से कही गई थी, लेकिन शोभन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं यह सब नहीं सह सकती, मुझसे यह सब ना हो सकेगा।